आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ्स इनिशिएट किए गए पूरी दुनिया में उसके बारे में। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड वॉर्स भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो टैरिफ्स लगाए गए उसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी किस तरीके से असरअंदाज हो सकती है, इन्फ्लेशन किस हद तक जाएगी। और ये जो एक नैरेटिव है, एक बयानिया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रमोट किया जाता है कि शायद जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई तब्दीली नज़र आएगी या फिर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, तो क्या उसके कोई असरात होंगे। क्या वाकई ये जो टैरिफ का फिनोमेना शुरू किया गया है ये अमेरिकी लोगों के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल साबित होगा या फिर अमेरिका को और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ लेकर जाएगा। और ये भी देखेंगे कि आज से पहले कितने इकोनॉमिक रिसेशंस आए। इन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड जे ट्रंप की फिलॉसफी के बारे में। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका दो चीज़ों के ऊपर ऑपरेट करता है, एक यूनिलैटरलिज्म और दूसरा मल्टीलैटरलिज्म। इफ़ वी टॉक अबाउट द डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरलिज्म की फिलॉसफी के साथ जाते हैं। पहले इन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये होती क्या है। मल्टीलैटरलिज्म की बात करें तो वो ये होती है कि एक रियासत कभी भी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेती। एक रियासत ने अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस यानी कि यूएनओ के थ्रू रिजॉल्व करती है। अगर एक रियासत ने किसी रियासत के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो वो कोशिश करेगी कि मल्टीलैटरल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर एक्शन लिया जाए। जबकि यूनिलैटरल अप्रोच की बात करें तो वहाँ पे एक रियासत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करती हुई नज़र आती है, अपनी नेशनलिज्म को प्रायोरिटाइज करती हुई नज़र आती है। जैसा कि केस आपने देखा इराक वॉर में, वहाँ पे अमेरिका यूनिलैटरल अप्रोच के साथ चलता है और इराक को इन्वेड कर देता है इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ WMDs वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है एक फॉरेन पॉलिसी डायलेमा फेस कर रही है। वो इस वजह से कि एक तरफ तो रिपब्लिकन्स हैं जबकि दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स हैं। रिपब्लिकन्स में ट्रंप हैं जो इस फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म होनी चाहिए, जो इस फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं कि अमेरिका फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए, जो इस फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते हैं कि ट्रंप जो है टैरिफ्स वॉर इनिशिएट कर देते हैं। जबकि रिपब्लिकन पार्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिलॉसफी डिफरेंट है। वो चाहते हैं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट किया जाए और उसका फ़ायदा ये होता है कि उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ता है, उनका डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ता है, क्योंकि बीइंग अ चौधरी देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि आपको पूरी करनी पड़ती हैं। और डेमोक्रेट्स जो हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया स्टेबल तभी होगी जब अमेरिका हर कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करेगा। वो समझते हैं कि दुनिया स्टेबल तभी होगी जब अमेरिका डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को प्रमोट करेगा। वो समझते हैं कि दुनिया स्टेबल तभी होगी जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और अमेरिकन वैल्यूज़, अमेरिकन कल्चर जो है वो प्रमोट किया जाएगा। जबकि डोनाल्ड जे ट्रंप इस तरह फिलॉसफी के ऊपर बिलीव नहीं करते। उनकी फ़िलॉसफी एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरह की फ़िलॉसफी है। यही वजह है कि जब फर्स्ट टेन्योर में वो आते हैं तो उनकी तरफ से ट्रेड वॉर्स शुरू की जाती हैं। और जब ट्रेड वॉर्स 2018 में शुरू की गई सो एक प्रेडिक्शन थी, एक अजम्पशन थी कि शायद अगर ट्रंप दूसरी बार आते हैं तो जो स्टॉक मार्केट्स हैं या फिर जो इकोनॉमिक मार्केट्स हैं वो सफ़र करेंगी। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रेडिकल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ट्रंप जब कैंपेन कर रहे थे उन्होंने क्लेम किया कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा चाइना के ऊपर, उन्होंने क्लेम किया कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा कनाडा के ऊपर, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मैं टैरिफ्स लगाऊंगा मैक्सिको के ऊपर। और रिजल्टेंटली जब वो पावर में आते हैं तो ये टैरिफ्स जो है लॉन्च कर दिए जाते हैं। कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना के ऊपर 25% के टैरिफ्स जो है इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। चाइना के ऊपर इनिशियली 10% टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराए गए और फिर कुछ अरसे बाद 20-30 दिन बाद दोबारा से 10% टैरिफ्स का इजाफा किया गया। और फिर रिजल्टेंटली चाइना ने रिटेलिएट किया। जब चाइना ने रिटेलिएट किया तो 34% टैरिफ्स चाइना की तरफ से लगाए गए। और फिर उसके बाद यानी कि 8 अप्रैल को, कल रात की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने रिटेलिएट किया टुवर्ड्स चाइना। और अब अमेरिका के टैरिफ्स की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 104% तक पहुंच चुके हैं। सो इस तरीके से वो जो एक इकोनॉमिक इश्यूज थे इन दो रियासतों के दरमियान वो कम्प्लीटली फुल फ्लेज्ड ट्रेड वॉर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रेड वॉर हम इसको तभी कहते हैं जब रिटेलिएटरी मेजर्स रियासतों की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ट्रंप की तरफ से इस तरह के टैरिफ्स क्यों लगाए गए, ट्रंप ने क्यों ये ट्रेड वॉर इनिशिएट की। ट्रंप का कहना है कि मैंने ये ट्रेड वॉर इस वजह से इनिशिएट की ताकि मैं इंडिजिनस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकूं।
इस फिनोमेना को समझने के लिए ज़रूरी है कि फॉर इंस्टेंस कि अगर चाइना जो है एक मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और वो मोबाइल फ़ोन उसी तरह का मोबाइल फ़ोन अमेरिका में पहले भी मौजूद है। होता ये था कि जो अमेरिका आईफोन होता था या मोबाइल फ़ोन होता था वो एक्सपेंसिव होता था इन कंपैरिजन टू दी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। रिजल्टेंटली होता ये था कि लोग जो है चाइनीज़ गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे, जबकि अमेरिकन गुड्स को इतना प्रेफर नहीं किया जाता था। सो अब क्या किया गया कि अब उन फ़ोन्स के ऊपर जो चाइना एक्सपोर्ट करता था टू अमेरिका, उनके ऊपर जो है टैरिफ्स लगा दिए गए। अगर 18,000 का वो फ़ोन है तो टैरिफ्स मिला के वो 22,000 का फ़ोन हो जाएगा। जब वो मार्केट में जाएगा तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे जो कि अमेरिका में बन रहे हैं। ये फ़लसफ़ा था, ये बेसिक फ़िलॉसफी थी ट्रम्प की, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेड वॉर इनिशिएट की। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि इसकी जो रिपरकशंस हैं, इसके जो रेमिफिकेशंस हैं, वो बड़े ही ख़तरनाक किस्म के आने हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है इवेंचुअली क्रैश कर जाती हैं। चाहे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर भी स्टॉक मार्केट सफ़र करती हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी आपने टैरिफ्स लगाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज भी सफ़र कर रहा था। इवन अमेरिका में भी 2% इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप जो है इंपोर्ट करते थे सेमीकंडक्टर्स, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे अगर आप सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करते थे चाइना से, तो उसका नतीजा क्या निकला कि आपने उन सेमीकंडक्टर्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए, और वो सेमीकंडक्टर्स जिन जिन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते थे उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी के ऊपर आता है। इस तरीके से जो आपका प्रोजेक्ट था कि शायद इंडिजिनस इंडस्ट्री बूस्ट होगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आई। ना सिर्फ अमेरिका में इन्फ्लेशन आई, बल्कि ग्लोबली भी इन्फ्लेशन आई। क्योंकि जब आप ट्रेड वॉर में होते हो, आप एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप प्रोटेक्शनिज्म की अप्रोच के साथ जा रहे होते हो, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं इतनी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज होना शुरू हो जाता है, और जो ट्रेड एक्टिविटी है, ग्लोबल ट्रेड एक्टिविटी, वो स्लो डाउन का शिकार हो जाती है, जिसका जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पिछले 2-3 दिनों से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वर्ल्ड की, वो इंतहाई स्लो डाउन हो चुकी है। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं। कोई भी अगर ट्रेड वॉर शुरू होती है तो जाहिर है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर कोई भी फिनोमेना हमें नज़र आता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। इसकी वजह को तलाश करने के लिए हमें एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एक कॉज ये है कि थुसिडिडीज ट्रैप। ये क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन राइजिंग पावर चैलेंजेस एस्टैब्लिश्ड पावर देन द वॉर इज इनएविटेबल। अब यहाँ पे इस फिनोमेना को आपको समझना होगा कि एक तरफ चाइना है जिसकी इकोनॉमिक माइट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 2010 से लेकर अब तक चाइना अपनी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ फ्रीक्वेंट इकोनॉमिक रिसेशंस आपको दिखाई दिए अमेरिका में। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। सो एक तरफ तो राइजिंग पावर है, जबकि दूसरी तरफ एस्टेब्लिश्ड पावर है जो कि अमेरिका है। सो उनके दरमियान ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। यही वजह है कि इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। कैसे इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है कि जीडीपी बेहतर हो रही है चाइना की, चाइना का मार्केट्स में, इकोनॉमिक मार्केट्स में इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। सो उस इकोनॉमिक ऑर्डर को रोकने के लिए, एक राइज ऑफ चाइना को रोकने के लिए ज़रूरी है कि ट्रेड वॉर इनिशिएट कीजिए। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? दूसरा कॉज है ट्रेड डेफिसिट। अमेरिका जो चीज़ें इंपोर्ट करता है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, जबकि एक्सपोर्ट कम करता है। तकरीबन 350 बिलियन यूएस डॉलर का जो है एक ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का। एक तो ये फिलॉसफी है। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर आपके दरमियान एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो चाइना एंड यूएसए के दरमियान ऑलरेडी एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि ताइवान को लेके वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट वहाँ पे मौजूद है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर देयर, जहाँ पे एक जो रियासत है वो कैपिटलिज्म के फलसफे, जबकि दूसरी रियासत जो है वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म एक ब्लेंड मिक्सचर के साथ जो है ऑपरेट करती है, यानी कि चाइना। सो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। जब इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं तो वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही हो रहा है। सो ये तो हमारे पास कॉजेज आ जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये पहली बार ट्रेड वॉर देखने को मिली है दुनिया में? ऐसा नहीं है। आज से पहले भी कई बार दुनिया में ट्रेड वॉर्स हो चुकी हैं।
चाहे वो डच की ट्रेड वॉर्स हों या फिर उसके अलावा आप यूरोप की ट्रेड वॉर्स देख लें, ओपियम वॉर जिसको आप कहते हो, वो भी एक ट्रेड वॉर थी जो कि यूरोपियन कंट्रीज और चाइना के दरमियान लड़ी गई। इसके अलावा अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो जो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 का, उस टाइम भी एक ट्रेड वॉर चल रही थी। कैसे? एक स्मूथ हॉले एक्ट जो है 1930 में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और 40% टैरिफ्स इंपोज कर दिए जाते हैं अमेरिका की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, और उस टाइम भी एक ट्रेड वॉर शुरू होती है। अब इसका नतीजा क्या आएगा, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या आएंगी? इम्प्लीकेशंस वही होंगी जो कि हिस्ट्री में हमने देखी, यानी कि 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था, जो इस तरह के टैरिफ्स अमेरिका ने लगाए, उसकी वजह से पूरी इकॉनमी स्ट्रगल करती है, पूरी दुनिया एक रिसेशन में चली जाती है। देयर आर चांसेस कि इस बार भी ऐसा ही हो, इस बार भी ग्रेट रिसेशन में हम लोग चले जाएं। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, तकरीबन जो अमेरिका के 79 सीईओज हैं और उसके अलावा कुछ 10 या 15 इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन आपको एक बात याद दिलाता जाऊँ कि ये पहला रिसेशन नहीं है। 2008 में एक फाइनेंशियल रिसेशन आया, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि कोविड-19 की वजह से एक इकोनॉमिक रिसेशन आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन की वजह से एक इकोनॉमिक रिसेशन आया, मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल की प्राइसेस जो है उसका हाइक आपको नज़र आया। तो यानी कि एक अगला इकोनॉमिक रिसेशन इतने कम टाइम में, पांचवा इकोनॉमिक रिसेशन। इट मीन्स कि जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ आपने सेट की थी वो काफ़ी हद तक डिटीरियोरेट हो रही हैं, क्योंकि आप खुद ही उन इकोनॉमिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। इसके अलावा कुछ और भी इम्प्लीकेशंस आएंगी। शायद आपको राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म भी नज़र आ सकता है, क्योंकि 1930s में आप देखते हो ग्रेट डिप्रेशन आता है और उसके फ़ौरन बाद राइज ऑफ फैशिज्म होता है। फैशिज्म के नतीजे में होता क्या है कि एक तरफ हिटलर और दूसरी तरफ बेनितो मुसोलिनी, इवन जापान में भी फैशिज्म प्रिवेल करता है। और ऐसी ही सिचुएशन आजकल भी है। आजकल भी पॉपुलिज्म जो है वो प्रमोट हो रही है, आजकल भी नेशनलिज्म जो है वो प्रमोट हो रही है। आजकल जो आपने ग्लोबलाइजेशन की वैल्यूज़ दी थी, आपने उन ग्लोबलाइजेशन की वैल्यूज़ को ख़त्म करके इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड मर्केंटलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। यानी कि ये बिल्कुल मोर और लेस इंटर वॉर पीरियड है। इंटर वॉर पीरियड कौन सा पीरियड था? यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान का पीरियड। जैसे मैंने बताया 1930s का ग्रेट डिप्रेशन और फिर राइज ऑफ फैशिज्म, और उसके फौरन बाद एक ऐसी जंग जो कि दुनिया को तबाही की तरफ ले गई। एक ऐसी जंग जिसने इतनी डेवस्टेशन फैलाई कि यूरोपियन कंट्रीज, यूके जो कि एक सुपर पावर था, वो भी मार्शल प्लान के तहत अमेरिका से इकोनॉमिक एड ले रहा था। सो इस तरह की रेमिफिकेशंस, इस तरह की इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। और कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी इन रिसेशन फेज़, कि हम पहले से ही इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो फेस कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो टैरिफ्स लगाए गए, इसकी इम्प्लीकेशंस ये वाली तो हमने डिस्कस कर ली। फॉरेन रिलेशंस के ऊपर, आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी इसके असरात होंगे, क्योंकि ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं, यानी कि आपके अलाइज भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। एक ये भी इम्प्लीकेशन हमारे पास हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर हमने इस टैरिफ वॉर को या फिर इस रिसेशन को अवॉइड करना है, सो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपको जो है टैरिफ कट्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। दूसरा सॉल्यूशन यह है कि आपको टॉक्स करनी पड़ेंगी और रूल्स ऑफ द गेम, इकोनॉमिक रूल्स ऑफ द गेम आपको दोबारा से सेट करने पड़ेंगे, उनको रीसेट करके। यानी कि WTO आपने खुद बनाई, आपने खुद वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेकिन उसके बाद भी आपने उसी रूल्स को जो आपने सेट किया था उनको ही फॉलो नहीं किया। सो अब काफ़ी सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में हैं कि हम दोबारा से इस डील के ऊपर, ट्रेड रूल्स के ऊपर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। सो पहला सोल्यूशन यही है कि टैरिफ्स कट्स हों। दूसरा सोल्यूशन यह है कि डिप्लोमेसी को जो है प्रमोट किया जाए और निगोशिएशन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाए, तब ही इन टैरिफ से और इस इकोनॉमिक रिसेशन से अवॉइड किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।